बच्चों लास्ट वाली क्लास में जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज का तीसरा पार्ट था उसमें हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रीफाइड का मीनिंग क्या होता है और न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो क्या उसको इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। तो आंसर आया था हाँ, ये पॉसिबल है। और तीन तरीके थे, 3 वेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन थे। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्ज डेवलप करना, जिस किसी में भी आप चार्ज का फॉर्मेशन कर रहे हो यानी आप उसको इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हो, और उस प्रोसेसिंग को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो पहला जो तरीका था वो फ्रिक्शन मेथड था, दूसरा तरीका था कंडक्शन मेथड, और जो आखिरी तरीका था वो इंडक्शन मेथड था। फ्रिक्शन मेथड में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो पढ़ लिया था। तो फ्रिक्शन मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा था। जब फ्रिक्शन मेथड दोनों बॉडीज़ पर हो गया था, जब दोनों बॉडीज़ आपस में रगड़ी गई और फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो गई, तो हमने क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन मेथड में जो दोनों बॉडीज़ थी, बोथ बॉडीज़ हैविंग इक्वल चार्ज वैल्यू, दोनों बॉडीज़ पे चार्ज बराबर था, बट अपोजिट इन नेचर। लेकिन जो चार्ज था वो नेचर में अपोजिट था, एक पर प्लस था और दूसरे पर माइनस था। हम लोगों ने वहाँ पर ए बॉडी ली थी और बी बॉडी ली थी। तो ए पर चार्ज आया था n स्टार ई और बी पर चार्ज आया था n स्टार ई। ए पर चार्ज प्लस था और बी पर माइनस था, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज निकल गया था, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आया था। और हमने क्या जाना था कि फ्रिक्शन मेथड में बोथ बॉडीज हैविंग डिफरेंट मास आफ्टर एफएम। जब फ्रिक्शन मेथड कंप्लीट हो गया था तो दोनों बॉडी के जो मास हैं वो अलग अलग होंगे। कॉमन सेंस की बात है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके भी निकले होंगे, और इसलिए इलेक्ट्रॉन देने वाली बॉडी का जो मास है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाली बॉडी का मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और फ्रिक्शन मेथड में हमने ये भी जाना था कि ये सारा का सारा जो काम हुआ था वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से हुआ था। तो फ्रिक्शन मेथड में इलेक्ट्रॉनों ने ट्रांसफ़र किया था, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, और इसी डिस्टर्बेंस ने दोनों बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया था। आज हम बात करते हैं कंडक्शन मेथड की। तो कंडक्शन मेथड में अगर हमें मूव करना है तो हमें क्या चाहिए, तो CM फॉर कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड CM। तो इसके लिए हमें पहले तैयारी क्या करनी पड़ेगी। क्या तैयारी है, हमको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज 2 कंडक्टिंग बॉडीज, 1 इलेक्ट्रीफाइड एंड अदर न्यूट्रल। तो आपको एक कंडक्टिंग बॉडी चाहिए जो इलेक्ट्रीफाइड चाहिए। इलेक्ट्रीफाइड मतलब वो चार्ज उसके पास है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक ए बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, और ये इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब हो गया इस पर जो चार्ज है वो कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं चार्ज क्यू है। और जो ये दूसरी वाली बॉडी है बी, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रिक्शन मेथड में हम दोनों बॉडीज़ को रगड़ देते थे आपस में, और यहाँ पे हम टच करते हैं। तो क्या रिजल्ट देखने को मिला कि जब when 2 कंडक्टिंग बॉडीज 1 इलेक्ट्रीफाइड and other neutral make contact
मेक कॉन्टैक्ट, देन जो न्यूट्रल वाली बॉडी है वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। न्यूट्रल बॉडी बिकम इलेक्ट्रीफाइड, तो जब इलेक्ट्रीफाइड बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को टच किया तो न्यूट्रल वाली बॉडी भी क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इनको टच करा दें तो टच करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो ए वाली बॉडी है वो भी इलेक्ट्रीफाइड होगी, ऑलरेडी थी पहले से ही, और जो बी वाली बॉडी है वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड होगी। तो ये है आपका कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो कुछ अलग है, लेकिन हम उस ओरिजिनल डेफिनेशन को यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उस ओरिजिनल डेफिनेशन को बताने के लिए हमें एक फिजिकल टर्म यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं उस डेफिनेशन को बताऊंगा तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बहुत आगे जा कर के पढ़ना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप होता है कि कंडक्शन मेथड में ये तो पहले से ही इलेक्ट्रीफाइड थी और ये न्यूट्रल थी, लेकिन टच होने के बाद, कंडक्शन के बाद दोनों लोग इलेक्ट्रीफाइड हो गए। तो कंडक्शन मेथड में चार्ज का बंटवारा कैसे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन सीएम माने कंडक्शन मेथड, चार्ज ऑन बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। जो दोनों बॉडीज हैं उनमें चार्ज कैसा होता है, इक्वल होता है। यानी कि जब कंडक्शन हो जाएगा जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन सीएम चार्ज ऑन बोथ बॉडीज बिकम इक्वल एंड इट इज, और ये होता है हाफ, और यहाँ पे टोटल चार्ज बिफोर टचिंग, दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज बिफोर टचिंग। जैसे आप देखिए दोनों बॉडीज ने जब टच नहीं किया था तो यहाँ पर ए वाली बॉडी का कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, बी वाली बॉडी का कितना चार्ज था, 0 था। तो देखो टोटल चार्ज बिफोर टचिंग कितना था, तो टोटल चार्ज बिफोर टचिंग था Q + 0 यानी कि Q। तो टच होने के बाद कितना होगा, तो इस पर भी Q/2 होगा यानी कि हाफ ऑफ टोटल चार्ज बिफोर टचिंग, और इस पर भी Q/2 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडक्शन मेथड ख़त्म नहीं किया है, बल्कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चैप्टर में कंडक्शन मेथड इंट्रोड्यूस किया है। आगे जा कर के हम कंडक्शन मेथड के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कंडक्शन मेथड क्यों होता है, उसके पीछे जिम्मेदार होता है डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद में फिर ये आईएम है, इंडक्शन मेथड है, इसको भी हम लोग यहाँ पर केवल इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि ये इंडक्शन मेथड क्या है। तो इंडक्शन मेथड जिसको कि हम आईएम लिख रहे हैं। अब अगर आपको इंडक्शन मेथड अप्लाई करना है तो आपके पास में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, तो सबसे पहले तैयारियों पर ध्यान दें। इंडक्शन मेथड करने के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा इंड्यूस्ड बॉडी का और इंड्यूसिंग बॉडी का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडक्शन मेथड तैयारी क्या क्या है, तो अरेंज इंड्यूसिंग बॉडी एंड इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड बॉडी ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडक्शन मेथड जो है वो दोनों से दोस्ती करता है। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उनसे भी इसकी दोस्ती होती है, और जो आपके कंडक्टर्स हैं उनसे भी इसकी दोस्ती होती है। तो अगर इंडक्शन मेथड फॉलो करना है तो पहले हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। किसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, इंड्यूसिंग बॉडी का और इंड्यूस्ड बॉडी का। इंड्यूसिंग बॉडी कैसे पहचानी जाएगी, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको इंड्यूसिंग बॉडी का पता चल जाएगा। इंड्यूसिंग बॉडी की पहचान नंबर 1 कि इंड्यूसिंग बॉडी में चार्ज होगा, हैविंग चार्ज, मतलब इंड्यूसिंग वाली बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाइड होगी, इलेक्ट्रीफाइड।
और इंड्यूसिंग बॉडी का जो चार्ज होगा हम उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे। तो इस पर जो चार्ज वैल्यू होगी, चार्ज वैल्यू सपोज कर लिया कि वो Q है, और इंड्यूसिंग बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। ये पहचान है आपकी इंड्यूसिंग बॉडी की, कि इंड्यूसिंग बॉडी वो बॉडी होगी जो पहले से ही चार्ज रखे हुए होगी, यानी कि वो पहले से ही इलेक्ट्रीफाइड होगी, और उस पर जो चार्ज वैल्यू है वो हमने क्या ले ली, सपोज कर लिया Q है, और इस Q को हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। अब जो आपकी इंड्यूस्ड बॉडी है वो कैसे पकड़ में आएगी, तो इंड्यूस्ड बॉडी जो है वो न्यूट्रल होगी, हैविंग नो चार्ज। नो चार्ज मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल। और एक चीज और है यहां पर, एंड कनेक्टेड विद अर्थ, कनेक्टेड विद अर्थ। अब अगर आप यहां पर ये क्वेश्चन अपने माइंड में ले आए कि अर्थ से क्यों जोड़ा गया है इसको, तो बेटा हम इसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पोटेंशियल तक अभी नहीं पहुंचे हैं। हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज के चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने। तो आप केवल इतना जानिए कि इंड्यूस बॉडी में ये दो फीचर्स होंगे, पहला वो न्यूट्रल होगी, दूसरा वो अर्थ से कनेक्टेड होगी। चलो हमने अरेंज कर लिया, ये एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है, और हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये अर्थ है, एक वायर लिया और इस वायर का एक हिस्सा अर्थ में दबा दिया और एक हिस्सा जो है बॉडी से टच करा दिया, हो गया अर्थिंग। और इंड्यूसिंग बॉडी ये है, ये रही इंड्यूसिंग बॉडी। ये कैसी है, ये इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रीफाइड है। इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड बॉडी। इसका नाम क्या है, इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। अब क्या किया गया, इन दोनों को बहुत पास पास किया गया, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। तो जब इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी बहुत क्लोज हो गए तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो इंड्यूस्ड बॉडी न्यूट्रल थी वो क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड। इस चीज को हम लिख लेते हैं कि जब इंड्यूसिंग बॉडी बिकम very very close to induced body, then induced body become electrified, and this phenomena is called induction. This phenomena is called induction. तो इंडक्शन के पीछे भी पोटेंशियल ही जिम्मेदार है। पोटेंशियल की जब डिस्कशन होगी तो इसको दोबारा डिटेल में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आपको ये इंट्रोडक्शन वाली स्टाइल में ये पता चल गया कि व्हेन इंड्यूसिंग बॉडी बिकम वेरी वेरी क्लोज टू इंड्यूस्ड वाली बॉडी, तो जो न्यूट्रल वाली इंड्यूस्ड बॉडी है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई तो इस पर चार्ज आ गया होगा। तो सपोज कर लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो Q डैश है। दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि पहले ये इंड्यूसिंग बॉडी इलेक्ट्रीफाइड थी और ये न्यूट्रल थी, लेकिन अब जब क्लोज हो जाने के बाद तो ये आपकी इंड्यूसिंग बॉडी है, इंड्यूसिंग बॉडी। इस पर जो चार्ज है हमने Q लिया था और इस Q का नाम था इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। और ये आपकी इंड्यूस्ड बॉडी है, इंड्यूस्ड बॉडी है। अब ये वायर से कनेक्टेड है, इस पर भी चार्ज आ गया है, सपोज कर लिया है वो Q डैश है, और इस Q डैश का नाम होगा इंड्यूस्ड चार्ज।
तो माइकल फैराडे ने इस सिचुएशन में एक फार्मूला निकाला था और वो फार्मूला था ये, Q डैश इज इक्वल टू माइनस का Q 1-1/k। इस फार्मूले में देखिए मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं कि Q डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है जो आया है इंडक्शन से। Q क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज है। ये जो है इंड्यूसिंग चार्ज साइन के साथ लेना है आपको, साइन के साथ। अगर इंड्यूसिंग चार्ज प्लस में है तो Q प्लस में, अगर माइनस में है तो माइनस में। और यहाँ पे इस फार्मूले में एक टर्म आप देख रहे हैं कैपिटल K, तो कैपिटल K फिलहाल मैं आपको केवल इतना ही बता पाऊंगा यहाँ पर कि कैपिटल K एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है नेम्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और भी इसके कई नाम हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलावा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की एक ये फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कैपिटल K से यहाँ पर लिखी गई है। और एयर के लिए, वैक्यूम के लिए कैपिटल K की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए कैपिटल K की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम के लिए भी कैपिटल K की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअली एयर के लिए 1 से बहुत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इतनी थोड़ी ज़्यादा होती है कि हम 1 मानते हैं। और जो अदर मीडियम है K मीडियम, तो अदर मीडियम के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और लेस देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से छोटी होती है। और जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो K भी आपको जो है आने वाले टाइम में जब आप और आगे चैप्टर टू चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे तो कैपिटल K को आप और अच्छे से जानोगे। तो ये था इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड के बाद में इसी इलेक्ट्रिक चार्ज में एक छोटा सा पॉइंट और भी है और वो है क्वार्क। तो क्वार्क के बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए कि क्वार्क क्या होते हैं। तो क्वार्क जो हैं ये क्या है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। और इनके पास जो चार्ज होता है हैविंग चार्ज लेस देन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो स्पेस से, अंतरिक्ष से लगातार जो है ये क्वार्क आते रहते हैं, ये पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो क्वार्क ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन पर चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम होती है। जिन क्वार्क्स के बारे में, वैसे तो क्वार्क बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर सबके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अप क्वार्क के लिए। और आपको बताएंगे जो ये अप क्वार्क है इस पर जो चार्ज मिला है दैट इज +2e/3। याद रखना E की वैल्यू का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अप क्वार्क को हम लोग U क्वार्क भी कहेंगे। अप क्वार्क यानी कि U क्वार्क, U क्वार्क। और एक क्वार्क है अपने पास में डाउन क्वार्क। इसके ऊपर जो चार्ज वैल्यू मिली है दैट इज माइनस का E/3, यानी कि अप क्वार्क में पॉजिटिव चार्ज है, डाउन क्वार्क में नेगेटिव चार्ज है। और ये बहुत छोटी टाइम वैल्यू के लिए बनते हैं। ये इतनी मतलब पलक झपकते ही ये पैदा होते हैं और मर जाते हैं। बावजूद इसके हमारी फिजिक्स ने अप क्वार्क के बारे में ये बात पता कर रखी है और डाउन क्वार्क के बारे में चार्ज की वैल्यू पता कर ली है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताएं कि ये पता चलता है कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के अंदर DDU है। D फॉर डाउन, D फॉर डाउन, U फॉर अप। यानी न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। यानी अगर न्यूट्रॉन के अंदर हम झांकें तो न्यूट्रॉन के अंदर हमें क्या मिलेंगे, 2 D मिलेंगे, 1 U मिलेंगे। ये पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। तो लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम न्यूट्रॉन के अंदर देखेंगे तो 2 डाउन होंगे, 1 अप होंगे।
तो अगर हम न्यूट्रॉन का चार्ज निकालें, देखो डाउन वाले का चार्ज कितना है -e/3 डाउन क्वार्क का, दूसरा वाले डाउन का क्या है -e/3, अप वाले का चार्ज कितना है +2e/3। तो अगर हम टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पर निकालें तो टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो देखो 0 आएगा। तो हमें ये पता चला कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, लेकिन अब हमें ये पता चल चुका है कि क्यों नहीं है। क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम है जहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो रहा है 0। ये ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन के अंदर हर मूवमेंट डाउन डाउन अप ये पैदा हो रहे हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे तुम देखोगे तुमको 2 डाउन मिलेंगे, 1 अप मिलेगा। जब हम उसी न्यूट्रॉन को हम देखेंगे तो हमको जो 2 डाउन मिलेंगे और 1 अप मिलेगा वो नए वाले होंगे, जो तुमने देखे थे वो मर चुके हैं। इसी तरीके से कोई भी वहाँ पर आएगा उसको हमेशा 2 डाउन 1 अप मिलेंगे, लेकिन वो नए वाले मिलेंगे, जो पुराने वाले थे वो मर चुके हैं। और ये प्रोसेस लगातार न्यूट्रॉन के अंदर चल रहा है। इसी तरीके से प्रोटॉनों के अंदर भी क्वार्क सिस्टम का पता चला है, दैट इज UUD। यू माने अप, तो यानी कि 2 अप क्वार्क हैं प्रोटॉन के अंदर और 1 डाउन क्वार्क है। तो अगर हम प्रोटॉन के अंदर झांक के देखें तो हमको जो है वहां पर हमेशा 2 अप दिखाई देंगे और 1 डाउन दिखाई देंगे। जरा चार्ज वैल्यू निकालते हैं प्रोटॉन पर। अप पर कितना चार्ज है +2e/3, दूसरे वाले अप पर कितना चार्ज है +2e/3, डाउन पर कितना चार्ज है -e/3। टोटल निकालो जरा इसका, तो आप जब निकालोगे तो आएगा 3e/3 यानी कि E, और E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको पता है कि प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है। तो क्वार्क जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। स्पेस से, अंतरिक्ष से बहुत सारे क्वार्क पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये जो है अनस्टेबल हैं। ये पैदा होते हैं मरते रहते हैं, पैदा होते हैं मरते रहते हैं। स्टेबल क्वार्क अभी तक हमको नहीं पता चल पाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, स्टेबल क्वार्क नॉट पॉसिबल टिल नाउ। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी पता चल जाए। इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने अभी तक किसी क्वार्क को नहीं देखा है। तो ये क्वार्क था और इसी क्वार्क के साथ आपका जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर को हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट्स में किया और हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। तो जब आप इसका डिस्कशन करें, जब आप इसकी स्टडी करें तो एक सीक्वेंस में चलें। तो चारों पार्ट्स आप देखिए, जहाँ जो डाउट हो पूछिए।